गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने आपसे बात की थी मॉस के लेक्चर में विकृति क्या होती है और प्रतिबल क्या होता है। हमने बताया था आपको प्रतिबल और विकृति क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन भी बताई थी, उनका फार्मूला बताया था, सारा काम किया था हमने कल। आज हम बात करेंगे प्रतिबलों के प्रकार की कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। प्रतिबल हमने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पहला हमारा होता है तनाव प्रतिबल, दूसरा संपीड़न प्रतिबल, तीसरा आपका नमन प्रतिबल और चौथा आपका कर्तन स्पर्शी प्रतिबल। तनाव प्रतिबल में क्या होता है, हमारा कोई पिंड है, उस पर हमने एक बल लगाया और उसी बल का ठीक जस्ट में सेम अपोजिट दिशा में बल लगा, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, तनाव संपीड़न कहला रहा है। हम जब खिंचाव कर रहे हैं तो वो तनाव प्रतिबल है, और जब संपीड़न मतलब दबा रहे हैं तो हमारा संपीड़न प्रतिबल है। देखिए हमने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है स्मॉल p इक्वल टू पी अपॉन ए। एक बार हमने आपको खींचते हुए दिखाया है, दूसरी बार हमने आपको दबाते हुए दिखाया है, लेकिन दोनों केस में फार्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा, स्मॉल p इक्वल टू पी अपॉन ए। नमन प्रतिबल की बात करते हैं। नमन प्रतिबल में क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स लोड के रिगार्डिंग क्या होता है, अनुप्रस्थ भार के रिगार्डिंग हमारा क्या होता है, वेंडिंग हो रही होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, नमन प्रतिबल बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल की। कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल क्या होता है, हमारा कर्तन या स्पर्शी प्रतिबल ये होता है जैसे कि किसी पिंड पर जब कर्तन भार लग रहा हो तो जो उत्पन्न प्रतिबल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्तन प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल कहलाएगा। इसका फार्मूला हमारा क्या है, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल P अपॉन ए। ये हमारी बात हो गई कि जो हमारे प्रतिबल हैं उनके प्रकारों की बात हो गई और उनके डेफिनेशंस की बात हो गई, कैसे वो हैं क्या है। अभी हम बात करते हैं आगे कि विकृति के प्रकार क्या क्या हैं। विकृति के 4 प्रकार हैं। पहला आपका तनाव विकृति, दूसरा संपीड़न विकृति, चौथा आपका कर्तन विकृति और तीसरा आपका कौन सा है, आयतन विकृति है। देखिए तनाव विकृति की बात करें, हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रॉड ले रखी है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको खींचा तो खींचने पे क्या हुआ, वो थोड़ी सी लंबाई उसकी बढ़ गई, वो क्या बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन उसकी क्या हुआ, डेल्टा एल परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक लंबाई क्या थी, कैपिटल एल थी। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। संपीड़न विकृति में भी सेम रहेगा, वहाँ हम दबा देंगे तो डेल्टा एल लंबाई कम हो जाएगी, तो वही लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। उसके बाद आयतन विकृति की बात करेंगे, वहाँ हमारा जब आयतन की बात होगी तो वो वहाँ पे बी आ जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर कैपिटल डी वी अपॉन वी। उसके बाद बात करते हैं कर्तन विकृति की। कर्तन विकृति में क्या होता है, साइड से हम किसी पिंड पर क्या करते हैं, कोई घनाकार पिंड होता है उस पर हम क्या करते हैं, साइड से हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं। शेयर स्ट्रेस लगाने पे क्या होता है, शेयर स्ट्रेन लगाते हैं। शेयर स्ट्रेन पे क्या होता है, हमारा पिंड एक तरफ को झुकता है, एक तरफ को भागता है। देखिए हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, पिंड हमारा डी से क्या चला गया, डी डैश पे चला गया, और सी से कहाँ चला गया, सी डैश पे चला गया, लेकिन बीच में एक एंगल बना, उस एंगल का नाम क्या था, फाई नाम था। अभी हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो स्मॉल ई बराबर tan फाई। जब फाई बहुत छोटा होगा तो ई बराबर डायरेक्टली किसके हो जाएगा, फाई के। मतलब कर्तन विकृति सीधे सीधे बराबर हो जाएगी किसके, कर्तन कोण के। कर्तन विकृति कर्तन कोण के बराबर हो जाएगी। ये हमारे डिफरेंट टाइप थे। विकृति के प्रकार हमने पढ़ लिए और प्रतिबल के प्रकार पढ़ लिए, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली। अभी अब हम बात करते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है। प्रत्यास्थता सीमा के बारे में बात करेंगे। प्रत्यास्थता सीमा प्रतिबल तीव्रता का वह अंतिम या अधिकतम मान जिस पर कोई पदार्थ प्रत्यास्थ रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसको समानुपाती सीमा भी कहते हैं। ये हमारी बात हो गई कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि हुक का नियम, हुक्स लॉ। स्टूडेंट्स ये हमारा जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब जगह पे मिलेगा, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे से। डेरिवेशन भी आता है इसका, जो मैंने आपको करके दिखाया है नीचे यहाँ पे। आइए बात करते हैं। अब हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर हमारा प्रतिबल विकृति के ठीक समानुपाती होगा। नीचे मैंने आपको दिखाया है प्रतिबल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल बराबर स्थिरांक गुणा विकृति। अब स्थिरांक जो आया उसका मान निकालेंगे तो स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। तो ये हमारा हुक्स लॉ हो गया, हुक का नियम हो गया। हुक के नियम के अनुसार ऐसे मान निकल के आएगा। आइए आगे हम बात करते हैं यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक की। फिर से वही बात आएगी, जब प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ लेंगे उसके बाद जितने भी नियम आएंगे उन सब में क्या होगा, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर की बात आएगी। अब इसका नियम देखते हैं क्या है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसके अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। इस कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर स्मॉल पी बटे ई। अब स्मॉल पी का मान हमने आपको बताया था कि कैपिटल पी अपॉन ए होता है और स्मॉल ई का मान होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ये माने रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका पी गुणा एल बटे डी एल डेल्टा एल इंटू ए। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर पी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। अगर डेल्टा एल का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ये हमारा हो गया यंग मापांक की बात हो गई कि यंग मापांक हमारा क्या होगा, कैसे आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कर्तन मापांक की। कर्तन मापांक क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल व कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब सारे जो भी हमारे नियम रहेंगे अब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि प्रत्यास्थता की सीमा को हमने पढ़ लिया है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हमारा जो विकृति है, जो कर्तन प्रतिबल है वो क्या है, स्मॉल क्यू, और कर्तन विकृति क्या है हमारी, वो है फाई। तो जी बराबर क्यू अपान फाई। उसके बाद बात करते हैं आयतन मापांक की। प्रतिबल तीव्रता व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल के बराबर स्मॉल पी अपॉन ई वी। ई वी का मतलब क्या है कि विकृति किसकी, आयतन की, इसीलिए सफिक्स में उसके बी लगा हुआ है। यहाँ तक हमने सारे मापांकों की बात कर ली, हुक्स लॉ भी पढ़ लिया। अभी हम बात करते हैं प्रतिबल विकृति आरेख की। ये आरेख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखिए, हमने एक तरफ प्रतिबल ले लिया, एक तरफ विकृति ले ली, फिर हमने इस आरेख को ओ पॉइंट से शुरू किया। ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है, पहले ये कहाँ गया, ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया, और डी, ई और एफ। ए, अब हम बात करते हैं कि ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है, ई पॉइंट क्या है। देखिए, जो सी पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे सी पॉइंट पहुँच जाएगा, और बी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ए हमारा जो पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है। ए से हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। बी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, समानुपातिक सीमा के अंदर है। और सी से ई के बीच में हमारा क्या है, प्लास्टिक रीजन दिखा रहा है, प्लास्टिक पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो सी हमारा क्या है, पराभव बिंदु है, यील्ड पॉइंट, मैक्सिमम। सी हमारा मैक्सिमम है, सी से जाके उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डी पे पहुंचेगा, वो हमारा प्लास्टिक पॉइंट हो गया। और ई हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये अधिकतम प्रतिबल हो गया, अधिकतम प्रतिबल हो गया। अब अधिकतम किसी पे एक अधिकतम बिंदु के बाद जब हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ से टूट जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। तो जो हमारा एफ पॉइंट बचा वो हमारा कौन सा बचा, फ्रैक्चर पॉइंट बचा। ठीक है, तो बी एफ पॉइंट पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। ये हमारा प्रतिबल विकृति आरेख है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मेटल किस टाइम किस जगह पे कैसे ब्रेक करेगा। इंडस्ट्री में मोस्टली इसी आरेख का यूज़ किया जाता है, और तभी उससे पता रहता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट अब ब्रेक करेगा या कौन सा प्रोडक्ट ब्रेक नहीं करेगा। आइए बात करते हैं अंतिम प्रतिबल की। अंतिम प्रतिबल का होता है प्रारंभिक क्षेत्रफल पर लगने वाला अंतिम भार ही हमारा अंतिम प्रतिबल कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है, कार्यकारी प्रतिबल। कार्य करते समय अधिकतम प्रतिबल जो लग रहा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्यकारी प्रतिबल बोलते हैं। नंबर 3 हमारा है सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक क्या होता है, अंतिम प्रतिबल व कार्यकारी प्रतिबल को अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एस बराबर अंतिम प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल। इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।